नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है पिता के गायब होने की खबर मिलने पर बेटे बहू पहुँचे गांव और जब रिपोर्ट लिखवा कर अपने घर वापस शहर लौटे तो दरवाजे पर कंबल लपेटे कोई बैठा था। जैसे ही लड़के ने चेहरा देखा तो वह उस इंसान से लिपट कर रो पड़ा। आखिर कौन था वह इंसान जो उनके दरवाजे पर यूं अचानक आकर बैठा हुआ था। अमित ऑफिस में रोज़ की तरह अपना काम करने में बिजी था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अब क्योंकि अमित का मैनेजर उसके पास ही खड़ा हुआ था, इसलिए अमित ने तुरंत ही फ़ोन काट दिया और फिर से अपना काम करने लगा। लेकिन उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आने लगी, इसीलिए उसने अपना फ़ोन ऑफ करके अपने बैग में रख लिया और आराम से अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद जब मैनेजर वहाँ से चला गया, तब अमित ने कॉल बैक करके अपनी पत्नी सुनीता से पूछा कि क्या हुआ, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो, थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकती? जब एक बार फ़ोन काट दिया तो इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अरे बेवकूफ़, मैनेजर मेरे पास में था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक बार में कोई बात समझ ही नहीं आती। अपने पति की दुनिया भर की बातें सुनने के बाद सुनीता बोली, बस हो गया तुम्हारा, या अभी कुछ और बाकी है? अगर कुछ और कहना हो तो कह लो। मुझे भी तुम्हें परेशान करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो तुम भी तो इतना सोच सकते हो कि हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, वरना तुम खुद ही सोचो, मैं तुम्हें भला ऑफिस में फ़ोन करके क्यों परेशान करने लगी? अपने मैनेजर की डांट खाकर बैठा हुआ अमित अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल बैठा। लेकिन जब उसकी पत्नी ने कहा, तब ठंडे दिमाग से सोचकर अमित ने उससे कहा कि मुझे माफ़ करना। दरअसल अभी जब तुम्हारी बार बार कॉल आ रही थी तो मैनेजर ने मुझे बिना किसी गलती के 4 बातें सुना दी और वह मुझे डायरेक्ट भी नहीं बोला। यहाँ सब लोगों के सामने खड़े होकर मुझे ही टारगेट करके सब लोगों के सामने बातें सुना रहा था कि पूरे दिन बस फैमिली के कॉल्स आते रहते हैं और तुम लोग फ़ोन पर ही लगे रहते हो, और भी न जाने क्या क्या। बस इसी चक्कर में मुझे जो भी फ्रस्ट्रेशन था मैंने तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। बट आई एम सॉरी। बताओ सुनीता, क्या हुआ? क्यों तुम बार बार कॉल कर रही थी? तब सुनीता बोली, अमित, गांव से विकास भैया का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि कल से पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है और इसीलिए मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे। वह तो मुझे मना कर रहे थे कि मैं तुम्हें ना बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह बात तुम्हें पता होना ज़रूरी है। पापा जी को गायब हुए अब तक 24 घंटे हो चुके हैं और उनके किसी को कोई खैर खबर नहीं है, इसीलिए सोचा कि तुम्हें बता दूं। यह बात सुनते ही परेशान होता हुआ अमित बोला, क्या? ये क्या कह रही हो तुम सुनीता? पापा नहीं मिल रहे? मतलब पापा कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो इधर उधर खो जाएंगे? तुमने पूछा नहीं विकास भैया से कि पापा अचानक से कहाँ चले गए, कहाँ नहीं? अचानक से घबराते हुए अमित ने कई सारे सवाल सुनीता से पूछे तो सुनीता भी अमित से बोली कि अमित, परेशान मत हो तुम, जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ, फिर हम लोग एक बार गांव चलते हैं, फिर जाकर ही भैया से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया तो मैं ही तुम्हें क्या बताऊं। कोई बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, या हो सकता है पापा के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो, वरना पापा ऐसे बिना बताए कहाँ जाएंगे। ऊपर से उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। तुम तो जानते हो पापा इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं। अमित ने अपने मैनेजर से बात की और 3 दिन की छुट्टियां लेकर वह अपने घर गया। घर पहुंचते ही उसने सुनीता को तैयार होने के लिए कहा। तब सुनीता ने कहा कि सुबह वाली ट्रेन से हम निकल चलेंगे, तुम इतने परेशान मत हो, एक बार भैया से बात करके देख लो। तब अमित ने अपने भाई विकास को फ़ोन किया और पूछा कि भैया,
सुनीता मुझे बता रही थी कि आप पापा के बारे में पूछ रहे थे। कहाँ हैं पापा? तो विकास बोला, हाँ वह मैं फ़ोन करके पूछ रहा था कि पापा तुम्हारे पास तो नहीं आए। इस बात पर नाराज़ होता हुआ अमित बोला, पर यह बात आप सुनीता से क्यों पूछ रहे थे? पापा को तो हम आपके पास छोड़ कर आए थे ना। फिर पापा ऐसे कैसे, कहाँ चले गए और क्यों चले गए? वह कोई पागल तो नहीं है कि बिना किसी बात के यूं ही घर छोड़कर चल देंगे। आप सही सही बात बताइए भैया कि क्या हुआ था और अभी कितना समय हुआ है पापा को गायब हुए। अमित ने जब अपने भाई से कई सवाल किए तो विकास भी उल्टा बोलने लगा और कहने लगा, इतना चीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पापा गए हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे इतने बुढ़े हो रहे हैं, उन्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि बिना बताए घर से निकलना नहीं चाहिए था। वह तो चले गए, पता नहीं कहाँ मस्ती मार रहे होंगे। यहाँ हम परेशान हुए घूम रहे हैं, अपने मज़े में मस्त हैं। बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती। भाई की इस बात पर अमित तेज़ आवाज़ में बोला, बस करो भैया, थोड़ा सोच समझ कर बोलो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। वह इंसान जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वह तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि बाप है तुम्हारा। उसके बारे में इस तरीके से बात करते शर्म नहीं आती आपको? तो विकास अमित से बोला, शर्म वरम गई भाड़ में। अब देखना तो सब कुछ मुझे ही पड़ेगा ना। यहाँ वहाँ सुबह से ढूंढता फिर रहा हूँ, कल से पता नहीं है जाने कहाँ चले गए। कभी इस रिश्तेदार के यहाँ, कभी उस रिश्तेदार के यहाँ, कभी किसी जानकार के यहाँ तो कभी किसी जानकार के यहाँ। कल से अब तक 500 रुपये का पेट्रोल खर्च कर चुका हूँ अपनी बाइक में, तो इसीलिए मुझ पर ज़्यादा चिल्लाकर मत दिखा। इस बात पर अमित बोला, तो तुम ऐसे समय पर भी आप अपना एक एक पैसा गिन रहे हैं कि पापा के लिए आपने 500 रुपये और खर्च कर दिए। शर्म नहीं आती आपको? अरे ऐसे समय पर जब सिर्फ अपने पिता की चिंता होनी चाहिए, उस समय भी आपको अपने 500 रुपये की चिंता है। अरे कैसे बेटे हो तुम? तुम्हें अपने पिता की ज़रा भी चिंता नहीं हो रही। यहाँ जब से मुझे पता चला है तब से मुझे चैन ही नहीं है, और तुम उल्टा उन्हीं को बातें सुना रहे हो। अगर पापा ठीक ठाक कंडीशन में होते तो वह खुद ही हमें किसी भी तरह से इन्फॉर्म कर ही देते। कोई बात नहीं, मैं कल ही वहाँ आ रहा हूँ और फिर आकर पापा को ढूंढ ही लूँगा। अमित की इस बात पर गुस्से में फ़ोन पर चिल्लाता हुआ विकास बोला, हाँ हाँ ढूंढ लेना, कौन सा एहसान करेगा। यहाँ इतने दिन पाला है उन्हें, अगर तू एक दिन आकर उन्हें ढूंढने लग जाएगा तो कौन सा एहसान कर देगा। यह तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई अकेला कैसे इतना बोझ ढो रहा है, कभी इसकी मदद कर दूं। लेकिन नहीं, चल फ़ोन रख, अब मेरा दिमाग मत चाट। आना हो तो आना, वरना बिल्कुल मत आना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और फिर अगली सुबह अमित सुनीता को अपने साथ लेकर गांव चला गया। जैसे ही अमित गांव पहुंचा तो उसकी विकास से तू मैं हो गई। वह जाते ही विकास से पूछने लगा कि पापा कहाँ हैं और पापा घर छोड़कर क्यों गए। साफ साफ बताओ मुझे, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बड़ा भाई है। बता मुझे कि पापा कहाँ हैं और तुमने क्या किया उनके साथ। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम लोग जैसे कह दोगे वैसे मैं मान जाऊंगा? मुझे पूरा यकीन है कि पापा खुद कहीं नहीं गए। इस सब के पीछे तुम लोगों का हाथ है। इन्हीं बातों पर उन दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा, और झगड़ा जब बहुत बढ़ गया तो विकास और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर अमित के सिर पर किसी भारी चीज़ से चोट कर दी, जिससे अमित के सर से खून बहने लगा। और अमित जैसे ही घर से बाहर निकला तो अमित को देखते ही सुनीता, जो कि अभी पड़ोसियों के घर जाकर जानने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ आखिर क्या हुआ था, वह अमित की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आई। देखा तो अमित के सर से खून बह रहा था। अमित को इस हालत में देखकर
सुनीता की चीख निकल पड़ी और उसने अपने चचेरे देवर को कहा और वह उसे जल्दी ही पास ही के एक डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने अमित की मरहम पट्टी कर दी। अमित सीधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहने लगा। सुनीता ने भी उसे मना नहीं किया, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा था कि कहीं उसके ससुर उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। क्योंकि सुनीता जब पड़ोसियों के यहाँ पर बात कर रही थी तो कुछ लोगों ने, जो कि विकास के घर के सामने ही रहते थे, उन्होंने तो कुछ भी बताने से मना कर दिया। कहने लगे कि बेटा तुम तो पूछकर चले जाओगे, बाद में यह दोनों पति पत्नी हमारा जीना हराम कर देंगे, हमारी ही जान खाएंगे, इसीलिए हम तुम्हें कुछ बता नहीं सकते। बस उसके बाद सुनीता ने जब थोड़ी दूर जाकर और लोगों से जानने की कोशिश की, तब सुनीता को कुछ लोगों ने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से तुम्हारे घर में आए तीसरे दिन कलेश होता रहता था। बहू बेटे दोनों ही तुम्हारे बूढ़े पिता से लड़ते रहते थे और हमेशा बस एक ही बात करते कि जब सब कुछ उस छोटे बेटे को दे दिया तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ क्यों तोड़ रहे हो, खाने के लिए हम हैं और देने के लिए वह है। और भी न जाने ऐसी कितनी बातें वे उस बुजुर्ग आदमी को सुनाते रहते थे। उन पड़ोसियों ने ही यह भी बताया कि अभी 2 दिन पहले ही तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोसियों ने जाकर पूछने की कोशिश की, दरवाज़ा खटखटाया भी, लेकिन विकास ने पारिवारिक मामला है और कोई बीच में ना पड़े, यह कहकर सबको वापस भेज दिया। उस दिन कुछ तो हुआ था, पर क्या हुआ यह किसी को नहीं पता और उसके अगले दिन से ही अमित के पिताजी लापता थे। अब जब सुनीता ने अमित को यह बात भी बता दी तो अमित ने बिना एक पल की देरी किए इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया और थाने जाकर एक एप्लीकेशन दी, जिसमें उसने अपने पिता की गुमशुदगी की और उनकी जान को खतरे की बात कही और शक के तौर पर उसने अपने भाई का नाम लिखवाया। और अब जब अमित ने एप्लीकेशन दे ही दी थी तो पुलिस को भी घर पर आना ही था। इधर विकास और उसकी पत्नी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अमित और उसकी पत्नी जाकर पुलिस को बुला लेंगे। उन दोनों को तो लगा था कि यह इन्हें मारपीट करके डरा धमका कर ऐसे ही चुप करवा देंगे और फिर अब जो अमित का इन्होंने इतना खून बहाया था, उन्हें लगा कि इसके बाद तो सुनीता अमित को लेकर वापस चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन हुआ उसके विपरीत ही। 2 घंटे बाद अमित और सुनीता फिर से अपने घर पहुंचे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे, साथ में पुलिस वाले भी थे। उन्होंने विकास से इस बारे में बात की और कहा कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन अपने बचाव के लिए विकास ने भी अपने हाथ पैरों पर खुद ही चोट मार ली और कहा कि सर, अभी 1 घंटे पहले ही हम दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है। देखिए, यह जो चोटें हैं यह इसी की निशानी है और यह खामोखा हम दोनों के झगड़े में मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है। आप ही बताइए, मैं अपने पापा को भला कुछ क्यों करूँगा? आखिर पिता हैं वह मेरे, खुद से भी ज़्यादा परवाह करता हूँ मैं उनकी। इसका क्या है, इसने तो आपके पास आकर झूठी कूटी बातें बना दी। आज तक उनकी हारी बीमारी में, किसी दुख तकलीफ़ में इसने पलटकर भी देखा है कभी? पूछिए इसे कि उन्हें डॉक्टर के पास दवाइयाँ लेने के लिए कौन लेकर जाता है या उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखता है। यह तो अपनी बीवी के साथ शहर जाकर बस गया है और पलटकर देखा भी नहीं और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। सर, यह सब झूठ बोल रहा है। आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे 2 अक्षर पढ़े नहीं कि शहर जाकर बस जाते हैं। इसका भी वही हिसाब रहा है शुरू से। भेजा तो था पढ़ने के लिए, वहाँ जाकर शादी करके बैठ गया। उसके बाद तो यह हमारा रहा ही नहीं। कभी कभार गांव आ जाता है, वह भी तब जब इसकी बीवी परमिशन देती है। उसकी इन सब बातों में अमित बीच में बोल रहा था तो पुलिस वालों ने उससे कहा कि पहले उनकी बात सुन लेने दो।
उसके बाद तुम अपना पक्ष बताना। अब विकास ने आगे की बातें बताना शुरू किया और कहा। विकास ने पुलिस वालों को अपनी तरफ से अपना सच बताना शुरू किया। विकास ने बताया कि सर, पापा ने शुरू से ही हम दोनों में इसकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया और मुझे हमेशा यह कहकर समझा देते कि बेटा यह छोटा है और तू तो बड़ा है, समझदार है, तो समझ सकता है। यह छोटा है इसीलिए इसके मन का कर लेने दे। और बस शुरू से पापा ने इसे यही आदत डाल दी। शुरू से फिर इसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि 12वीं के बाद भी इसे शहर से दूर दूसरे अनजान शहर में भेज दिया। इसे महंगी से महंगी पढ़ाई करवाई और फिर उनके पास चाहे हो या ना हो, इसकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। यह जब जो चीज़ मांगता तभी इसे ले जाकर वहाँ देकर आते। इतना सब करने के बाद भी इसने माँ पापा के बारे में नहीं सोचा और अपनी ही शादी के लिए लड़की भी खुद ही पसंद कर ली। इस बात पर भी पापा में और इसमें बहुत झगड़ा हुआ था, पहले भी कई बार। और अब भी कितने टाइम से पापा इससे कह रहे थे कि बेटा, मैं अब तेरे साथ जाकर वहीं पर रहूँगा। तेरे बड़े भाई के पास तो कब से रह रहा हूँ। थोड़े बहुत टाइम में तेरे पास रहकर भी देखूँगा कि सब कुछ कैसा है कैसा नहीं। अगर मुझे वहाँ सब कुछ अच्छा लगा तो मैं वहीं तेरे पास ही रुक जाऊँगा। पिछले 1 साल से यह पापा को ऐसे ही टाल रहा है कि पापा बस 6 महीने और, बस 4 महीने और, बस 2 महीने और, हर बार ऐसे ही टाइम देता रहता है। बस आप खुद बताइए सर, यह खुद इतना गैर जिम्मेदार लड़का है, आप इसकी बात मत सुनिए, जबकि मेरे पापा मेरे पास ही रहते हैं। ऐसे में भला मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगा। मेरे पापा मेरे पास रहते थे, मैंने कभी उनसे दूर जाने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं और मेरी पत्नी हर बात का, उनकी हर ज़रूरत का, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। मैं अपने माँ पापा को बहुत प्यार करता हूँ, उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ सर। आप इसकी बातों में मत आइए, मैं जानता हूँ कि यह सब क्यों कर रहा है। दरअसल गांव का ही एक खेत जो कि अभी तक पापा के नाम पर है, कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वह खेत पापा मेरे नाम करना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर इसने पापा से बात भी की थी शायद, और अभी यह मुझसे इस बात का बदला निकाल रहा है। इसीलिए मुझे झूठे कूटे इल्ज़ाम में फंसाकर अंदर कराना चाहता है। और फिर अभी कुछ देर पहले मुझसे कहकर भी तो गया था कि मेरे पास पैसे धेले की कोई कमी नहीं है, पुलिस वालों के मुंह पर फेंक कर पैसे मारूंगा और तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। उसके इतना बोलते ही इधर बेचारा अमित, जिसने कुछ किया ही नहीं था, वह आगे बढ़ता हुआ बोला, सर, यह झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने भला तुमसे ऐसा कब कहा। सर, यह झूठ बोल रहे हैं। इधर अमित पुलिस वालों को समझाना चाह रहा था और उधर उसका भाई झट से इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ा और उनसे मदद की गुहार लगाने लगा कि सर, मुझे बचा लो। सर, यह मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है, मेरी मदद कीजिए सर। तब वे लोग उसकी बातों में आने लगे। तब अमित बोला, सर, इन्होंने आपको अपनी तरफ से अपनी बात बता दी, अब मैं बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पहली बात तो यह है कि इनका शुरू से ही कभी भी पढ़ने में दिमाग ही नहीं था। पापा ने तो इनके ऊपर भी खूब पैसा खर्च किया, दोनों भाइयों को साथ ही स्कूल में भेजा। गांव से दूर भी हम दोनों एक ही जगह एक ही कॉलेज में जाया करते थे, लेकिन यह कभी उस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाए, 4 बार फेल हुए। तब तक मैं अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर चुका था। तो आप ही बताइए ना सर, पापा अपने पैसे इनके पीछे क्यों ही बर्बाद करते। और फिर जब मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली तो मुझे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब मिल गई और मेरा सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा था। तो इसीलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। और जहाँ तक बात रही शादी की,
तो मैंने पापा को अपनी पसंद की लड़की के बारे में बताया ज़रूर था, लेकिन उनसे कोई ज़िद नहीं की, कभी भी। मैंने पापा से इस बात के लिए बहस नहीं की। मैंने उन्हें लड़की दिखाई, अपनी पत्नी से मिलवाया ज़रूर था। उनको पसंद आने के बाद ही यह मेरी पत्नी बन सकी। और जहाँ तक बात रही उस ज़मीन की जिसकी बात यह कर रहे हैं, तो वह मुझे नहीं पता कि पापा किसके नाम करना चाहते थे, किसके नाम नहीं। और जब मुझे पता ही नहीं तो मैं उसके पीछे क्यों लड़ूंगा। और वैसे भी अगर मुझे पता होता भी तो भी नहीं लड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पापा कोई फ़ैसला गलत नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात रही पापा को गांव में इनके साथ छोड़ने की, तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन मेरी पढ़ाई और इनकी पढ़ाई के समय पापा ने कुछ खेत गिरवी रखे थे। नौकरी लगने के बाद मेरा सबसे पहला काम था कि मैं उस ज़मीन को छुड़ा लूं, जो पापा ने मेरी और भैया की पढ़ाई के लिए गिरवी रखी थी। मैं तो फिर भी समय से पास होकर पढ़ने चला गया। इनके चक्कर में तो पापा ने और दोगुने पैसे फूके, ताकि अकल से न सही तो नकल से ही सही इन्हें भी डिग्री मिल जाए। लेकिन डिग्री तो मिल गई, पर अकल का क्या। इसीलिए जब ये कुछ नहीं कर सकते थे तो मजबूरी में इन्हें गांव में ही रहना पड़ा। और फिर पापा के साथ रहने की बात तो यह रही सर, कि मैं कुछ ही दिनों में उन्हें अपने साथ ले जाना ही चाहता था। नौकरी करते हुए मुझे अभी 3 साल हुए हैं सर। कर्जा पानी पटाने में और उसके बाद अपना घर लेने में मुझे इतना समय तो लगता ही। ऐसे में मैंने अगर थोड़ा समय मांग लिया तो क्या गलत किया। और वैसे भी मैं अगले महीने की 10 तारीख को ही पापा को अपने साथ लेने के लिए यहाँ आने वाला था, क्योंकि अब मेरा घर अपना हो चुका है। यह तो बस झूठे इल्ज़ाम लगाने की बात कर रहे हैं। और फिर सर, इस बात को तो आप नहीं नकार सकते ना कि पापा गांव में इन्हीं के साथ रह रहे थे। फिर अचानक पापा ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं बिना कुछ बताए। उन्हें यहाँ कुछ परेशानी होगी, आखिर तभी तो वह कहीं गए हैं। अमित की इस बात पर उसका भाई और पुलिस वाले दोनों चुप हो गए। अमित ने पुलिस वालों को कहा कि सर, चाहे आप कुछ भी कीजिए, मुझे मेरे पापा सही सलामत चाहिए। और फिर आपको मेरे सिर पर यह चोट दिखाई नहीं देती। जो इंसान मुझसे जरा से झगड़े में मेरी जान लेने पर उतारू हो सकता है कि पापा से भी कोई बहस हो गई हो। और फिर आप जाकर आसपास के लोगों से पूछताछ तो कीजिए, आपको वे लोग ही सच्चाई बता देंगे। रोज़ तीसरे दिन यह लोग पापा से लड़ते रहते थे, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। यहाँ तक कि पापा ने मेरे पास भी कुछ दिन पहले फ़ोन किया था। तब वे खुद भी मुझसे कह रहे थे कि वह अब यहाँ रहना नहीं चाहते। तो मैंने उनसे कहा था कि पापा, आप परेशान मत होइए, मैं आपको अगले महीने ही लेने आ रहा हूँ। फिर आप हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस महीने हमारा जो फ्लैट मैंने ख़रीदा है उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो एक बार उसमें सामान शिफ्ट करने के बाद मैं पापा को यहाँ से अपने साथ ले जाता, लेकिन इससे पहले यह सब हो गया। प्लीज़ सर, आप किसी भी तरह मेरे पापा को ढूंढिए। पुलिस वालों ने विकास और उसकी पत्नी से पूछताछ की और कहा कि साफ साफ बताओ कि तुम्हारे पिता से किसी बात को लेकर तुम्हारा झगड़ा चल रहा था क्या, जिसके कारण तुमने उन्हें इस घर से गायब कर दिया। इस बात पर दोनों ने ना कर दी और कहा कि सर, झगड़ा भाई बहनों में हो तो अच्छा लगता है, माँ बाप से भला कैसा झगड़ा। और फिर अभी आपको इतना कुछ तो बताया। अगर मैं अपने पापा की परवाह नहीं करता तो मैं इतना सब क्यों करता उनके लिए। फिर विकास से पुलिस वालों ने पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारे पापा कब से और क्यों गायब हैं। तो वह कहने लगा कि पापा घर से तो यह कहकर निकले थे कि बाज़ार से कुछ सामान लेकर आना है, और घर से चले गए। लेकिन रात तक भी जब पापा नहीं आए तो अगले दिन मैंने अपने रिश्तेदारों से पता करवाया। पहले मुझे लगा कि शायद कहीं चले गए होंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने छोटे बेटे के पास जाना था। तो हमारी एक दिन पहले ही
इसी बात पर थोड़ी सी बहस हुई थी। वह मुझसे कह रहे थे कि मैं उन्हें अमित के यहाँ छोड़ दूँ। तब मैंने उनसे कहा कि आपको यहाँ किस चीज़ की कमी है जो अमित के यहाँ जाना चाहते हो? अमित आपको लेकर जाना नहीं चाहता, फिर भी आप उसके लिए मरे जा रहे हो। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम दोनों के बीच छोटी सी बहस हुई थी। रात में जब पापा नहीं आए तो मुझे लगा शायद अमित के यहाँ चले गए क्या। लेकिन अगले दिन जब मैंने इन दोनों से पूछा फ़ोन करके और इन्होंने भी मना कर दिया, तब मुझे असली टेंशन हुई, क्योंकि पापा इनके पास नहीं थे तो कहाँ चले गए। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ पूछ चुका हूँ, लेकिन कोई मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं है। किसी के पास भी पापा हैं ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए कहाँ नहीं। पुलिस वालों ने शक की बिनाह पर विकास को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगे, और जैसे ही वे लोग विकास को अरेस्ट करने लगे, वैसे ही विकास की पत्नी अंदर अपने पिता के कमरे यानी अपने ससुर के कमरे में गई और वहाँ से एक पर्चा लेकर बाहर निकली और बोली, सुनिए जी, देखिए, आज सुबह जब मैं बाबूजी के कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे यह पर्चा मिला था। मुझे लगा कि शायद सामान का होगा, लेकिन इस पर नीचे की ओर बाबूजी का नाम लिखा हुआ है। देखिए। पुलिस वालों ने वह लेटर पढ़ा जिसके अनुसार विकास और अमित के पिता रविंद्र बाबू अपनी मर्जी से यह घर छोड़कर चले गए थे। उस लेटर में लिखा हुआ था कि अब मैंने अपने बच्चों के शादी ब्याह कर दिए हैं, खेती बाड़ी का बंटवारा भी कर दिया है, क्योंकि मैं अपने बड़े बेटे के पास ही शुरू से रहा हूँ और उसने ही मेरी सेवा पानी की है, तो मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद उसी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। अब मैं ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहता हूँ और इसीलिए ईश्वर के धाम देवभूमि की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, और अब पलट कर वापस कभी नहीं आऊँगा। अमित और पुलिस वाले, साथ में सुनीता भी, सभी लोग उस लेटर को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस लेटर को देखकर अमित कहने लगा कि सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो पापा एक बार फ़ोन करके मुझे कुछ तो बताते। इस पर पुलिस वाले बोले, अरे सर, साफ साफ यहाँ एक लेटर लिखा हुआ है जिस पर आपके पिता ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। अगर आपके पास पुराने कोई कागज़ हों जिन पर उनके हस्ताक्षर हों तो मिला लीजिए। अगर यह उनके हस्ताक्षर नहीं हुए तो हम मान लेंगे कि यह सब झूठ है। क्या ऐसा कोई कागज़ आपके पास है? तो विकास बोला, हाँ सर, मेरे पिताजी गांव के जाने माने व्यक्ति थे और कई कामों के लिए उनके हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती थी, तो ऐसे पुराने अनेकों कागज़ हैं। आप रुकिए, मैं उनके कमरे से अभी ले आता हूँ। वह दौड़ कर गया और अपने पिता के कमरे से एक नहीं अनेक कागज़ लेकर आया, और उन सब कागज़ों पर भी वैसे ही दस्तखत थे जिसकी बिनाह पर वह पुलिस वाले अमित को यह हिदायत देकर चले गए कि आपने जो एप्लीकेशन दी है हमने उसके आधार पर पूछताछ कर ली और इस लेटर के आधार पर आपकी एप्लीकेशन ख़त्म होती है। ठीक है, अब आप अपनी ज़्यादती दुश्मनी निकालने के लिए अपने भाई पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए, क्योंकि इस लेटर में आपके पिता ने साफ साफ लिखा है कि वह अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहे हैं। अब पुलिस वाले तो वहाँ से चले गए, लेकिन अमित और सुनीता विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए उन दोनों ने खुद ही अपने पिता को ढूंढने का सोचा, लेकिन फ़िलहाल उनका वापस जाना भी ज़रूरी था। उसी दिन रात को अमित और सुनीता दोनों अपने घर चले आए। पूरे रास्ते वे दोनों इसी बारे में सोचते हुए जा रहे थे कि पिताजी आखिर घर छोड़कर क्यों गए होंगे। ऐसी क्या बात रही होगी? इतनी छोटी सी बात पर पापा घर छोड़कर जा सकते हैं क्या, जैसे भैया ने कहा? और अगर नहीं तो भैया ने झूठ क्यों बोला? यह सब वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे।
वे दोनों पूरे रास्ते बस यही सोचते हुए जा रहे थे और धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ा रहे थे। अगली सुबह फिर वे दोनों अभी अपने पुराने घर के सामने ही पहुँचे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना सामान नए घर में शिफ्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वे लोग अपने घर पहुँचे तो दरवाजे पर कोई बैठा हुआ था और एक शॉल को लपेटे हुए चारों ओर से वह खुद को सर्दी से बचाता हुआ सो रहा था। घर के बाहर यूं किसी को बैठा देख पहले तो अमित और सुनीता दोनों घबरा गए। फिर अमित ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई और पूछा कि कौन है? कौन है वहाँ दरवाजे पर? यहाँ से जाओ, कहीं और जाकर लेट जाओ। दरवाजे के सामने से हटो। कौन है? अमित ने कहा कि वहाँ पर वह आदमी जागा और जागकर अपना शॉल हटाकर वह बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने शॉल हटाई तो अमित और सुनीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह आदमी भी चौंक कर उन दोनों को देखता रहा। दौड़ता हुआ अमित फट से जाकर उस आदमी को उसने गले लगा लिया और अमित की आंखें नम हो गईं और वह उस आदमी को गले लगाकर उससे पूछने लगा कि आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? और अचानक से आप यहाँ कैसे, पापा? वह बुजुर्ग आदमी भी अमित के गले लगकर रोए जा रहे थे। रोते हुए रविंद्र जी को उसने शांत कराया, उन्हें चुप कराया और उन्हें सहारे से उठाकर घर के अंदर लेकर गया। घर के अंदर ले जाने के बाद उसने उन्हें बिठाया और सुनीता दौड़कर उनके लिए पानी लेकर आई और चाय बनाई। अमित ने अपने पिता को शांत कराया और उन्हें कुछ खाने को दिया। अपने पिता को खाना खिलाने के बाद जब रविंद्र जी थोड़े शांत हो गए तब अमित ने उनसे पूछा कि पापा, आप यहाँ कैसे और कब आए? हम दोनों तो आपको ढूंढने के लिए आज सुबह सुबह ही 3 बजे गांव के लिए निकल गए थे और आज सुबह से हम वहीं थे। भैया से कल बात हुई तो उन्होंने बताया था कि आप कहीं चले गए हैं। आपने किसी को बताया नहीं पापा कि आप यहाँ आ रहे हैं अचानक से ऐसे। सब कुछ ठीक तो है ना पापा? आप ठीक हैं? आते हुए आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप यहाँ कैसे पहुँचे? और जब आप परसों से लापता हैं तो? अमित के इतने सारे सवाल सुनने के बाद सुनीता ने कहा, बस करो अमित, अब तो पापा यहीं है ना, बाद में उनसे पूछ लेना। पापा जी आप आराम कर लीजिए, थक गए होंगे ना आप आराम कीजिए, थोड़ा सो जाइए। अमित, आप पापा जी के पैरों में थोड़ा तेल मल दीजिए। अमित अपने पिता के पैरों में तेल मलने लगा तो उसने देखा कि उसके पिता के पैरों में तो छाले पड़े हुए थे और उनके पैरों की हालत बहुत बेकार हो रही थी, बहुत सारे घाव। और अमित के पिता की हालत भी पहले से बहुत बेकार थी, अब तो वह बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब आखिरकार अमित ने उस वक्त सुनीता के कहने पर अपने पिताजी से कुछ भी नहीं पूछा, बस उनके पैरों में तेल लगाकर उनके पैर दबाकर जैसे ही रविंद्र जी सो गए तो वह चला गया। लेकिन उनकी हालत देखकर अमित और सुनीता दोनों को अंदाज़ा लग चुका था कि विकास और उसकी पत्नी जितने सीधे बन रहे हैं उतने सीधे हैं नहीं। उन लोगों ने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिसके कारण पापा घर छोड़कर आए हैं। पर आखिर क्या हुआ है क्या नहीं, जब तक पता नहीं चल जाता तब तक हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, 1-2 दिन में पापा थोड़े नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद पापा से पूछेंगे कि और क्या हुआ है क्या नहीं। चलिए अब आप भी सो जाइए, सुनीता ने अमित से कहा। अगले दिन से सब कुछ ऐसे ही आराम से चलने लगा। अमित अपने ऑफिस जाता और सुनीता घर पर अपने ससुर के पास ही रहती। वैसे भी सुनीता नौकरी नहीं करती थी, इसीलिए वह घर पर ही थी। जब उसके ससुर जी आ गए तो सुनीता को भी एक कंपनी मिल गई। अब दोनों ससुर और बहू दिन भर गप्पे लड़ाते, दूसरों की बुराइयां करते और मज़े से खाते पीते। 2-4 दिन में ही सुनीता रविंद्र जी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई और बात बातों में वह पूछने लगी कि पापा जी, आपके पैरों की ऐसी हालत कैसे हुई और आप अचानक गांव से वापस क्यों आए? और इतने समय में वह कहाँ रहे? 5 से 7 घंटे का सफ़र उन्होंने 28-30 घंटे में कैसे तय किया? सुनीता के पूछने पर रविंद्र जी ने उसे बताया कि बेटा, तुम्हें तो याद ही होगा
मैं तुम दोनों के पास आने के लिए कहता रहता था, लेकिन क्योंकि तुमने अपना घर भी नहीं लिया था, इसीलिए तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते थे। लेकिन वहाँ गांव में तुम्हारे भाई और भाभी ने मेरा दिन रात का जीना हराम कर दिया। जब से तुम्हारी माँ की मौत हुई, मेरी तो ज़िंदगी जैसे जहन्नुम बन गई थी। कभी किसी काम के लिए कहते तो कभी किसी काम के लिए। यहाँ तक कि बहुरानी से अपने बच्चों के खिलौने नहीं उठते थे। हर वक्त किसी न किसी चीज़ को लेकर ताने सुनाते ही रहते थे। जो फ़ोन तुम मुझे देकर आए थे, वह फ़ोन भी उन लोगों ने मुझसे छीन लिया। पिछले 2 महीनों से तो पूछो ही मत, मेरा हाल बेहाल कर रखा था। मैं हर एक चीज़ के लिए तरसता रह जाता। अब तो मैं अपनी सोच, अपना मन मारना बहुत अच्छे से सीख लिया था। लेकिन मेरी ज़रूरतें वह तो तब तक रहेंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मेरे कपड़े, उनकी हालत देख रहे हो तुम। मेरे कपड़े ऐसे ही जगह जगह से फट रहे थे। रक्षाबंधन के समय पर बेटा जब सबके लिए कपड़े लाया था, तब मैंने उससे कहा था कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपने लिए कपड़े ले आऊँगा, या फिर मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े बनवा दे। तभी उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुम जब गांव आए तो उसने मुझे मना किया था कि उसके सामने ऐसे मत जताया करो जैसे हम तुम्हें भूखे मार रहे हैं, क्योंकि जैसे भी हो, रहना तो तुम्हें हमारे ही पास है। वह भी अब शहर जाकर शहर वाला हो गया है। तुम्हारा तो होश भी नहीं है उसे। जितना हमें परेशान करोगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ाओगे अपनी। चुपचाप पड़े रहकर आराम से अपनी ज़िंदगी काटो। लेकिन कभी किसी बात पर झगड़े तो कभी किसी बात पर। कभी मैं दवाई लेने के लिए पैसे ले लेता तो इस बात पर लड़ने लग जाते। मुझे भी गुस्सा आ जाता था और मैं कई बार कह देता कि अगर तुम मुझे खिला रहे हो तो कोई मुझ पर एहसान नहीं कर रहे। जितना खाता हूँ उससे ज़्यादा काम कर देता हूँ तुम्हारे यहाँ। और जब से मैं ऐसे जवाब देने लगा, तब से वे लोग मेरे साथ और बदतमीज़ी करने लगे थे। गाली गलौज तो बहुत पहले से किया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे भाई ने मुझ पर एक दिन हाथ भी उठाया। उसके बाद मेरे लिए एक एक दिन काटना उस घर में बहुत मुश्किल हो रहा था। पिछले हफ्ते मेरी चप्पलें टूट गईं, तो मैंने अपने पास जोड़े हुए पैसों से नई चप्पल लेकर रख लीं। लेकिन तुम्हारी भाभी ने अपने पति के कान भर दिए और कहा कि मैं चोरी करके अपने शौक मौज पूरे करता रहता हूँ। उसने भी एक बार मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। पत्नी ने जैसे कह दिया वैसे ही सही, और आकर मुझसे बदतमीज़ी करने लगा, मेरे साथ मारपीट करने लगा। अभी 2 दिन पहले जो उसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की, तो मैं उस घर में कैसे रह सकता था बेटा। इसीलिए मैं रात के अंधेरे में ही दोनों को सोता हुआ छोड़कर वहाँ से निकल आया। अपनी चप्पलें, उनका हर एक सामान उनके पास वहीं छोड़ आया। लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे पास तक आने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसीलिए मुझे 6-7 घंटे का सफ़र तय करने में 27-28 घंटे लग गए बेटा। इसीलिए मुझे इतना समय लग गया। अपने पिता की बातें सुनते सुनते अमित भी भावुक हो गया और अपनी यह दुख भरी दास्तान सुनाते हुए रविंद्र जी की आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। अपने पिता को यूं रोता हुआ देख अमित ने उन्हें चुप कराया। उनके आंसू पहुँचे और कहा, पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए। आपको इतनी तकलीफ जिन लोगों ने पहुंचाई है, हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्हें उनके किए कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और फिर वह दोनों आप पर किस बात का एहसान दिखा रहे थे? अरे, अभी तो सब कुछ आपका ही है। सब कुछ आप ही कर रहे हैं। गांव का घर हो, ज़मीन हो, खेती हो, सब कुछ आपका ही तो है। लेकिन उन लोगों ने आपको अकेला समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पर आप परेशान मत होइए पापा, मैं आपके साथ हूँ। आपके ऊपर हुए एक एक जुल्म का बदला हम उन लोगों से लेंगे। आपको जिन्होंने इस हाल में यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही मैं उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दूँगा। बस आप मेरा साथ दीजिएगा। अब सुनीता की इतनी अच्छी देखभाल से, अच्छे खान पान से अब तो रविंद्र जी की सेहत बन गई। धुले धुलाए प्रेस किए कपड़े और खाने पीने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करते थे।
अब तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल था। अब से 2 महीने पहले उनकी जो हालत थी, उसे देखते हुए वह पूरी तरह से बदल गए। तो अब तो अमित ने अपने पिता से कहा कि पापा, अगर आप कहें तो मैं आपको गांव लेकर जाना चाहता हूं। उन दोनों ने आपके साथ जो भी किया है, सबकी रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बेटा, अब इतने समय बाद हमारी रिपोर्ट लिखवाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, इन्हें किसी भी तरह से। रविंद्र जी ने अपने बेटे बहू की अकल ठिकाने लगाने की सोच ली थी। इसीलिए रविंद्र जी ने वकील के पास जाकर अपनी वसीयत तैयार करवाई। इधर गांव में बड़े बेटे और बहू पिछले 2 महीने से पिता के न मिलने पर बहुत खुश थे और यह सोच चुके थे कि जब उनके पिता कभी वापस नहीं आएंगे तो उनका प्लान काम कर ही जाएगा। ज़मीन जायदाद सब अच्छी थी, सब हमारा ही है अब तो। अब वे दोनों यही सोचकर खुश होने लगे थे और अब निश्चिंत होकर अपना जीवन बिता रहे थे कि एक दिन उन दोनों के घर पर एक नोटिस आया, जिस नोटिस में लिखा था कि अगर उन दोनों ने 7 दिन के अंदर यह घर खाली नहीं किया तो इस घर का मालिक उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देगा। यह सब सुनकर वे दोनों परेशान हुए, लेकिन फिर विकास बोला कि ऐसे कैसे कोई मुझे मेरे घर से निकाल सकता है। जो होगा देखा जाएगा। मैं भी देखता हूँ कि मुझे मेरे ही घर से कौन बाहर निकाल सकता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था और ऐसे ही 7 दिन बीत गए। 7 दिन बाद 8वें दिन अमित अपने पिता के साथ गांव में दाखिल हुआ। साथ ही पुलिस को भी लेकर आया। पुलिस की मदद से उन दोनों ने विकास का घर खाली करवा दिया और वे दोनों चले गए। विकास के पिता से आज वह माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उन्होंने उसे माफ़ नहीं किया और यही कहा कि जिसने मुझे चप्पलों के लिए मेरी औकात दिखा दी, कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे। जिसे मेरा खाना पीना भी खलने लगा, वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता। अब अमित अपने पिता को लेकर वापस चला गया। रविंद्र जी ने अपने गांव की सारी ज़मीन जायदाद बेचकर शहर में ही एक बहुत बड़ा घर खरीदा और अपने बेटे बहू के साथ इसी घर में रहने लगे और वे दोनों अब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। और उधर उसके भैया भाभी विकास और उसकी पत्नी अपने किए कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।